नमस्कार। इनकम फ्रॉम सैलरीज का फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने सैलरी के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था और उस वीडियो में मैंने कवर किया था कि रहने के जो मकान की सुविधा होती है उसका मूल्यांकन विभिन्न कर्मचारियों के लिए कैसे किया जाता है। उससे आगे के कुछ अनुलाभों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में कवर किया है मैंने कार की सुविधा। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को गत वर्ष के दौरान कार की सुविधा दी है तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने इसको 3 कॉलम में बांटा है। कार, प्रयोग, खर्च, इंजन की घन क्षमता। कार लिखा है नियोक्ता या किराए पर। कार किसकी है? नियोक्ता की है या नियोक्ता ने उसको किराए पर ली है। उसका प्रयोग कैसे हो रहा है? उसका प्रयोग निजी के लिए भी हो रहा है, निजी कार्य के लिए भी हो रहा है कर्मचारी के, और कर्मचारी के कार्यालय प्रयोग के लिए भी हो रहा है, यानी दोनों प्रयोग के लिए हो रहा है। कुछ पार्ट निजी के लिए और कुछ पार्ट ऑफिस के लिए। कार इज यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पसेस। खर्च, चलाने एवं रख रखाव के खर्च जो है वो कौन बियर कर रहा है, वो कौन वहन कर रहा है? वे नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हैं। तो इंजन की घन क्षमता देखते हैं। इंजन की घन क्षमता अगर 1.6 लीटर तक है और 1.6 लीटर से अधिक है तो क्या होगा? अगर लीटर की घन क्षमता 1.6 लीटर तक है तो 1800 प्रति माह उस सुविधा का मूल्य हो जाएगा। और अगर इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से ज्यादा है तो 2400 रुपए 2400 पर मंथ उस सुविधा का मूल्य हो जाएगा। साथ में यहां लिखा हुआ है ड्राइवर की सुविधा। अगर कार के साथ साथ कर्मचारी को शॉफर, ड्राइवर की सुविधा भी दी गई है तो जो ये मैंने मूल्य निकाला है 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ, वो बढ़ के हो जाएगा 2700 पर मंथ, 3300 पर मंथ, यानी कि 900 रुपए प्रति माह मैं ड्राइवर के सुविधा का मूल्य जोड़ दूंगा। ड्राइवर भी दिया गया कार के साथ साथ, तो 900 रुपए प्रति माह इस मूल्य में जुड़ जाएगा। तब कार की सुविधा का मूल्य कितना हो जाएगा? 2700 प्रति माह यदि इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर तक है। और यदि इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से ज्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा? 2400 प्रति माह। ड्राइवर नहीं दिया तो, और ड्राइवर भी दिया है, शॉफर भी दिया है, तो 900 प्रति माह जोड़ देंगे, हो जाएगा 3300 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट है कि कार के निजी उपयोग के खर्च कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं। ऊपर अभी हमने क्या देखा कि निजी उपयोग हो कार का, चाहे कार्यालय उपयोग हो कार का, समस्त खर्चे कौन वहन कर रहा है? नियोक्ता कर रहा है। अब इसी में दूसरा केस क्या है? दूसरा केस यानी उसी में दूसरा केस मतलब कार वही नियोक्ता की है या नियोक्ता ने किराए पर लेके कर्मचारी को दी। पर इसमें क्या चेंज आ गया कि जो निजी उपयोग हो रहा है कार का जो निजी उपयोग हो रहा है उसके जो खर्च आ रहे हैं चलाने रख रखाव के, वो कौन वहन कर रहा है? वो कर्मचारी वहन कर रहा है। वो कर्मचारी वहन कर रहा है। कार्यालय उपयोग के कौन वहन कर रहा है? अभी भी नियोक्ता कर रहा है। तो फिर क्या परिवर्तन आएगा सुविधा के मूल्य में, आइए देखते हैं। तो यदि इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर तक है तो सुविधा का मूल्य हो जाएगा 600 रुपए पर मंथ। यदि इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो कार का सुविधा का मूल्य हो जाएगा 900 रुपए प्रति माह। पर ड्राइवर साथ में दिया है तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर की जैसे 900 रुपए प्रति माह सुविधा के मूल्य में जोड़ जाएंगे। यानी अगर इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर तक है तो 600 प्लस 900 1500 रुपए। यदि इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से ज्यादा है तो 900 प्लस 900 1800 पर मंथ। कब? जब कार नियोक्ता की है, कार का उपयोग
निजी व कार्यालय उपयोग दोनों के लिए आ रहा है, और निजी उपयोग के चलाने व रखरखाव के जो खर्चे हैं वो कर्मचारी द्वारा वहन किए जा रहे हैं। इसमें दो ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, वैसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी दे रखी है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो ही पॉसिबिलिटी अगर आप याद रखते हैं तो बहुत बहुत इनफ है। सेकेंड पॉइंट आता है, अब कार बदल गई, कार का मालिक बदल गया। अब कार का मालिक कौन हो गया? कर्मचारी हो गया। यदि कार का मालिक कर्मचारी है तो कार का प्रयोग वही हो रहा है, कार निजी उपयोग के लिए भी आ रही है और कार्यालय उपयोग के भी आ रही है। और खर्च कौन वहन कर रहा है? कार के चलाने और रख रखाव के व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हैं। इसमें भी पहले वाले केस की जैसे खर्च जो है कार्यालय उपयोग के हों चाहे निजी उपयोग के हैं, समस्त खर्चे चलाने व रख रखाव के नियोक्ता द्वारा किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सुविधा का मूल्य क्या होगा। इंजन की घन क्षमता कितनी है? 1.6 लीटर तक। तो जो वास्तविक व्यय हुआ है नियोक्ता का, जो वास्तविक व्यय हुआ है नियोक्ता का एक महीने में, उस वास्तविक व्यय में से 1800 प्रति माह घटा देंगे। और यदि इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो जो वास्तविक व्यय हुआ है नियोक्ता का एक माह में, उसमें से 2400 रुपए प्रति माह घटा देंगे। और यहां पे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ड्राइवर भी दिया गया है तो यहाँ 1800 की जगह क्या हो जाएगा? 2700 रुपए हो जाएगा, और यहाँ 2400 की जगह क्या हो जाएगा? 3300 रुपए हो जाएगा। वैसे तो इतनी पॉसिबिलिटी काफी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर एक पॉसिबिलिटी भी मुझे लगती है कि कई बार हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। आइए उस पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि नियोक्ता ने कर्मचारी को कार नहीं दी, कार के अलावा अन्य वाहन दिया है, कार के अलावा अन्य वाहन दिया है कार, और उस अन्य वाहन का उपयोग क्या हो रहा है? निजी प्लस कार्यालय उपयोग के लिए हो रहा है। चलाने और रखरखाव के खर्चे कौन वहन कर रहा है? निजी व कार्यालय दोनों के खर्चे वहन कर रहा है नियोक्ता द्वारा। तो ऐसी सुविधा का मूल्य क्या होगा? ऐसे सुविधा का मूल्य क्या होगा कि वास्तविक व्यय जो नियोक्ता ने किए हैं उसमें से 900 रुपए प्रति माह घटा देंगे। ये तो बात आ गई जो ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है। इसके अलावा समझने वाली बात यह है, यहां जो वर्ड यूज किया गया है प्रति माह, या प्रति माह का मतलब है कंप्लीट मंथ, पूर्ण माह। पार्ट ऑफ अ मंथ हमें कंसीडर नहीं करना है, कंप्लीट मंथ हमें कंसीडर करना है। दूसरी बात, यदि नियोक्ता ने एक से अधिक कार कर्मचारी को दे रखी तो कर्मचारी के चयन पर एक कार को निजी व कार्यालय उपयोग दोनों के लिए माना जाएगा, और बाकी समस्त जो कार बची हैं उनको माना जाएगा कि वो निजी उपयोग के लिए कर्मचारी द्वारा काम में लाई जाती हैं। और निजी उपयोग के लिए काम में लाई जाती हैं गाड़ियां नियोक्ता की है, वो गाड़ियां या किराए पर ले रखी हैं, और चलाने व रखरखाव के समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। तो जितने भी खर्चे नियोक्ता करता है, जितने भी खर्चा नियोक्ता करता है, समस्त खर्चे प्लस कार की लागत का 10%, इन दोनों को जोड़ के सुविधा का मूल्य निकाला जाएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये चार्ट के बावजूद भी जितने भी कार की सुविधा के सवाल में पॉइंट दे रखे हैं, उन सवाल के उन पॉइंट्स को हल करते वक्त ध्यान दीजिए कि क्या पॉसिबिलिटी, क्या सिचुएशन आपको दे रखी है, क्योंकि ये जो सुविधा है ये हर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी जाती है। हो सकता है आपसे एग्जाम में गलती हो जाए, तो इस चार्ट के बावजूद भी जितने भी क्वेश्चंस के अंदर ये सुविधा का डिस्कशन किया गया है, उस सवाल को सॉल्व करते समय इस पॉइंट को ध्यान से कीजिएगा। आइए नेक्स्ट सुविधा की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट अनलॉक की तरफ बढ़ते हैं। निःशुल्क भोजन, नाश्ते एवं शीतल पेय की सुविधा। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को निःशुल्क भोजन, नाश्ते एवं शीतल पेय की सुविधा दी गई। इस सुविधा किस दौरान दी गई है? ये सुविधा दी गई है कार्यालय समय के दौरान।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्यालय समय के दौरान दी गई है। कार्यालय समय के दौरान अगर चाय अथवा अन्य पेय जो नशीला ना हो प्लस नाश्ते की सुविधा दी गई, कार्यालय समय के दौरान चाय या अन्य पेय जो नशीला ना हो प्लस नाश्ते की सुविधा दी गई है, तो ऐसी सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होती है। परंतु नाश्ता नहीं दिया गया, नाश्ते के साथ साथ भोजन भी दिया गया। क्या दिया गया? भोजन प्लस अन्य पेय जो नशीला ना हो। नाश्ता तो किसी के लिए भी कर योग्य नहीं है, पर अगर भोजन की सुविधा दी गई, भोजन के साथ साथ चाय या अन्य पेय जो नशीला ना हो, ऐसी सुविधा दी गई है, तो वह सुविधा अगर दूर दराज के क्षेत्र एवं अपतटीय क्षेत्र में दी गई है, दूर दराज के क्षेत्र यानी रिमोट एरिया में या अपतटीय क्षेत्र में दी गई है, तो वह सुविधा क्या हो जाएगी? कर मुक्त हो जाएगी, भोजन की सुविधा। और वही सुविधा, भोजन की सुविधा अगर अन्य स्थान पे दी गई है तो ₹50 प्रति भोजन तक कर मुक्त होगी। उससे ज्यादा अगर मूल्य है तो वह राशि कर योग्य हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कार्यालय समय के पश्चात हर एक सुविधा कर योग्य होती है। कार्यालय समय के पश्चात चाय नाश्ते की सुविधा, चाय खाने की सुविधा, चाय भोजन की सुविधा, कोई भी सुविधा दी गई हो वह समस्त कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। तो जब भी प्रश्न के अंदर निःशुल्क भोजन, निःशुल्क नाश्ते या शीतल पेय की सुविधा का पॉइंट आए तो देखिएगा कि वो कार्यालय समय के दौरान दी गई है, ये कार्यालय समय के पश्चात दी गई है। कार्यालय समय के दौरान दी गई है तो नाश्ता प्लस शीतल पेय समस्त कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। भोजन प्लस शीतल पेय दूर दराज के क्षेत्र और पटती क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है। बाकी अन्य कर्मचारियों के लिए प्रति भोजन ₹50 तक कर मुक्त है। उससे ज्यादा सुविधा का मूल्य है तो वो कर योग्य हो जाएगी। इसके अंदर एक पॉइंट और है, अगर भोजन के लिए कूपन बांटे गए, भोजन के लिए कूपन बांटे गए हैं जो कि अनट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, जिसको इश्यू किए गए वही यूज कर सकता है, तो वह सुविधा भी क्या होती है? कर मुक्त होती है। नेक्स्ट सुविधा है कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा। कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा, यह सुविधा भी केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होती है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या पॉइंट है। नियोक्ता द्वारा संचालित या प्रबंधित संस्थान में शिक्षा की सुविधा, जो शिक्षा की सुविधा दी गई है वह उस संस्थान में दी गई है जो नियोक्ता द्वारा या तो संचालित है या प्रबंधित है। तो सुविधा का मूल्य प्रति 1000 प्रति माह एक बच्चे तक कर मुक्त है। एक बच्चे पर एक महीने में सुविधा का मूल्य 1000 रुपए तक आता है तो सुविधा कर मुक्त है। उससे ज्यादा आता है तो समस्त राशि क्या हो जाएगी? कर योग्य हो जाएगी। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? वैसे शिक्षण संस्था जो नियोक्ता द्वारा संचालित है या प्रबंधित है और यह सुविधा केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। अन्य शिक्षण संस्थान ने, नियोक्ता ने कर्मचारियों के बच्चों के लिए जो शिक्षा की सुविधा दी है वह अन्य शिक्षण संस्थानों में दी गई है, तो सुविधा का मूल्य क्या होगा? सुविधा का मूल्य क्या होगा? जो वास्तविक व्यय वहन किया गया है नियोक्ता के द्वारा, और ये सुविधा समस्त कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजली, पानी एवं गैस की सुविधा। बिजली, पानी एवं गैस की सुविधा। बिजली, पानी एवं गैस की सुविधा अगर अपने ही साधन से दी गई तो सुविधा का मूल्य क्या होगा? नियोक्ता को आई वास्तविक लागत। और यदि बिजली, पानी, गैस की सुविधा अन्य बाह्य साधन से एक्सटर्नल सोर्सेस से लेके खरीद के फिर कर्मचारी को दी जा रही है, तो इसके लिए, उस सुविधा के लिए नियोक्ता ने जो वास्तविक राशि का भुगतान किया है वह उस सुविधा का मूल्य हो जाएगा। इन सब सुविधाओं के मूल्य के बाद में एक पॉइंट और कवर करना चाह रहा हूं कि कोई भी सुविधा का मूल्य आए
सुविधा के मूल्य के लिए यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से कोई राशि वसूली है तो समस्त सुविधाओं, कोई भी सुविधा, कोई भी अनुलाभ हो, उसका जो भी मूल्य आए उसमें से, उस सुविधा के मूल्य में से जो राशि कर्मचारी से नियोक्ता ने वसूली है उसको घटाने के बाद ही सुविधा का मूल्य कर योग्य होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचे हैं अनुलाभ हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, मैं उसको कवर करूंगा और आगे 3-4 वीडियो में मैं सैलरी के चैप्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।